हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। आज का हमारा वीडियो जिसमें हम देखेंगे क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, क्या क्या उसके कंपोजिशन होते हैं, किस तरह से वो होता है, पूरे स्ट्रक्चर के साथ हम उससे पूरा डिटेल में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से हमारा कुछ सोनॉप्सिस से पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे इसका डेफिनेशन, फिर आगे इसका ब्रीफ हिस्ट्री कि क्रोमोसोम की ओरिजिन कैसे हुआ और कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें आए और अपना अपना थ्योरी उन्होंने इसमें दिया है, क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, पूरा ईयर वाइज इसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अलग अलग एनिमल्स में कितने उसमें क्रोमोसोम जो है पाए जाते हैं उसको देखेंगे। फिर देखेंगे क्रोमोसोम का शेप देखेंगे और साइज देखेंगे कि किस तरह से उसका शेप और साइज जो है रहता है, कितने वो रहते हैं उसको देखेंगे। फिर आगे उसमें केमिकल कंपोजिशन की, क्रोमोसोम के अंतर्गत क्या क्या केमिकल कंपोजिशन होते हैं उसको हम लोग भी देखेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारे में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद जो है हमारा शुरू होगा फंक्शन, कंक्लूजन, देन जो है आपका रेफरेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, क्रोमोसोम 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। क्रोमोसोम को अगर तोड़कर हम लोग देखेंगे तो क्या मिलता है, हमको 2 वर्ड मिलता है, एक मिलता है इसमें क्रोमा और दूसरा मिलता है इसमें सोमा। ठीक है, तो क्रोमा मतलब होता है कलर होते हैं और उसी तरह से सोमा मतलब होता है बॉडी, मतलब हुआ कलरफुल बॉडी जो रहता है उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम एक प्रकार का कैसा होता है, कलर्ड फुल जो है बॉडी के रूप में पाया जाता है, रंगीन वो होते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, इट मीन्स कलरफुल बॉडी विच हैव ट्रांसमिट टू जेनेटिकल इंफॉर्मेशन टू जनरेशन। ठीक है, एक कलरफुल बॉडी रहता है जो कि ट्रांसमिट करता है किसको, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुवांशिक जो गुण रहते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जनरेशन टू जनरेशन ले जाने का काम जो है वो करता है। कौन हमारे में, क्रोमोसोम करते हैं। ठीक है, अब बोलता है क्रोमोसोम सेल डिवीजन के थ्रू जो है जेनेटिकल इंफॉर्मेशन का नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। जब इसमें डिवीजन होते हैं तो डिवीजन के फलस्वरूप ही इसमें क्या होता है, जेनेटिकल जो इंफॉर्मेशन होता है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसको बनाए रखते हैं, लेकर इसमें जाते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या बोलते हैं, ये क्रोमोसोम स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, अर्थात जो है कैसा होता है, अलग अलग एनिमल्स में इनकी जो नंबर होता है कैसा रहता है, अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे तो ह्यूमन में कितना आता है, हमारे में 23 पेयर रहते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम इसमें जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो है एनिमल्स में जो है वो अलग अलग इसमें पाए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको स्पीसीज स्पेसिफिक के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब उसमें हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो ये हमारे में क्रोमोसोम कितना है, हमारे में 23 है, 23 को 2 भागों में इसको तोड़ते हैं तो ये कैसा मिलता है हमको, ऑटोसोम मिलता है, एक तरफ जो है आपका सेक्स क्रोमोसोम इसमें मिलता है। ऑटोसोम की संख्या होता है कितना है, 22 पेयर होते हैं, और उस तरह से सेक्स क्रोमोसोम की जो नंबर होता है कैसा होता है, 1 पेयर है, मतलब इसको अगर करेंगे तो नंबर में कितना होगा, हमारे में 44 हुए और पेयर में 22, उस तरह से 1 पेयर है तो कितना होगा, नंबर में आपके 2 इसमें जो है वो पाया जाता है। और ये क्या करता है, आपका बॉडी का फॉर्मेशन करता है, जो ऑटोसोम होता है बॉडी का फॉर्मेशन करता है, और उसी तरह से जो है ये जो है लिंग का निर्धारण करने वाला होता है मेल एंड फीमेल के केस में। ठीक है, मेल ये होगा या फीमेल होंगे इसके लिए। फिर आते हैं इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होगा इसका, क्रोमोसोम इज प्रोटोप्लास्टिक यूनिट जो कि क्रमिक रूप से सेल डिवीजन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन करता है। सेल डिवीजन होगा तो उसमें क्या होगा, अब मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि अपने संख्या को क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। फिर उसके बाद बोलता है एन एनिमल की मार्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी को स्थायित्व प्रदान करता है। एनिमल्स के जो है मार्फोलॉजी एवं जो है उसके फिजियोलॉजी दोनों को जो है स्थायित्व प्रदान वो करता है। मार्फोलॉजी का अर्थ ये है कि उसके पैरेंट के समान उसमें कुछ क्या आएंगे, कैरेक्टर्स उसमें जो आता है, जैसे कि फेस हो गया, उसके आवाज़ हो सकते हैं, या उसके जो हाथ पैर का जो कलर हो सकता है, आइस का कलर हो सकते हैं, ये सारे जो है उसका मार्फोलॉजिकल हुआ। उसी तरह से फिजियोलॉजिकल जो है उसमें क्या बोलते हैं उसका, जैसे कि क्रिया विधि होते हैं, जैसे कि हमारे पूर्वज में भी कैसा था, ब्रेन था तो हम में भी क्या है, ब्रेन है, उसमें भी हार्ट था तो हम में भी हार्ट है, यानी कि जो ऑर्गन उसमें है वही ऑर्गन क्या होगा उसके आने वाले में रहेगा। ठीक है, ये बोलता है। देखते हैं इसका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में क्या बोलते हैं इसको हम लोग भी देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि लोग क्यों अब बुढ़े होते हैं, उनका एज क्यों होता है, एज उसमें एजिंग क्यों होते हैं, इसको भी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि लोग जो है बुढ़े क्यों होते हैं। तो इसको अंतिम तक देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा क्यों होते हैं और क्या है
कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो हिस्ट्री साइंटिस्ट कॉल नेगली सन 1842 में आए थे और 1842 में जब इन्होंने क्या किया था, प्लांट सेल में जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में देखा था। ठीक है, जो प्लांट का सेल होता है उसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में उन्होंने देखा था, लेकिन उस समय इसका नाम वगैरह नहीं दिया गया था, क्रोमोसोम नाम नहीं दिया गया था, क्या रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा उन्होंने कहा था। कौन सा अपने कॉर्लन नेगली ने जो है इसमें 1842 में इन्होंने कहा था। साइंटिस्ट हॉप मिस्टर आए थे सन 1848 में। सन 1848 में जब ये आए तो इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे। उन्होंने जब दोनों ने यानी कि एक का नाम था साइंटिस्ट ट्रांस बर्गर और एक थे हॉप मिस्चर। इन्होंने क्या किया था, आपका स्टडी ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन अ सेल डिवीजन। ठीक है, उस समय क्या करते थे, सेल जो था प्लांट के जो सेल था उस प्लांट के सेल में जो है वो स्टडी किया, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का उसने स्टडी किया था सेल डिवीजन में, किस तरह से उसमें ग्रो हो रहा है, कैसे वो टूट रहे हैं, इन सबका जो स्टडी किसने किया था, आपके जो है ट्रांस बर्गर ने किया था सन 1875 में। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था साइंटिस्ट वॉल्डेयर सन 1888 में आए और इन्होंने ही सबसे पहले क्रोमोसोम वर्ड को इसने दिया, प्रपोज इसने किया था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसमें साइंटिस्ट फ्लेमिंग आए। साइंटिस्ट फ्लेमिंग जो है क्रोमोसोम नेम जो है इसमें प्रोवाइड किया। ठीक है, उस समय इसको अप्रपोज्ड को किया गया था वाल्डेयर के लिए, लेकिन उस समय जो है आपका क्रोमोसोम नाम को जो है आपका फ्लेमिंग ने जो है इसको दिया है, प्रोवाइड उन्होंने किए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे में साइंटिस्ट वाटसन आता है। तो इसने क्या क्या आपका प्रपोज बाय क्रोमोसोमल थ्योरी, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी को उन्होंने दिया था। ठीक है, फिर देखते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अलग अलग एनिमल्स में कितने नंबर्स में क्रोमोसोम होता है। तो बोलता है क्रोमोसोम एनिमल स्पेसिस होता है, अलग अलग एनिमल में इसकी नंबर जो है वो अलग अलग होती है। उस तरह जैसे अमेबिया होता है तो अमेबिया में होता कितना है, 250 क्रोमोसोम होते हैं। फिर आएगा आपका ड्रोसोफिला फल मक्खी बोलते हैं, उसमें कितना होता है, 8 होता है। फिर आता है आपका कंगारों में कितना होता है, आपके 16 होते हैं। फिर होता है आपका स्नैल में कितना, 24। फिर जिराफ में आपका 30 होता है और टाइगर में आपका जो है वो कितना होता है, 38 होते हैं। उस तरह से ह्यूमन में कितना होता है, 23 पेयर्स इसमें जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसमें शेप एंड साइज। शेप एंड साइज क्या क्या होता है इसको देखते हैं हमारे में। जनरली क्रोमोसोम का लेंथ 30 म्यू होता है, कितना होता है, 30 म्यू होते हैं। अब बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोमल 2 mm लॉन्ग होती है, इस कारण इसे जो है आपका ग्लैंड क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं, ग्लैंड क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बोलता है क्रोमोसोम का डायमीटर कितना होता है, 0.2 से 2 म्यू तक जो है वो होता है, 0.2 से 2 म्यू तक का इसका होता है। उस तरह से ड्रोसोफिला में इसकी लेंथ जो कितना होती है, 3 म्यू। ह्यूमन में कितना होता है हमारे 5 म्यू जो है इसमें होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो इसका शेप एंड साइज हुआ। फिर उसके बाद आता है इसमें केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन में क्या होते हैं इसको देखते हैं। तो ये हमारा चार्ट है। तो केमिकल कंपोजिशन में जो है इसमें क्या क्या पाया जाते हैं, इसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 60% इसमें प्रोटीन होता है। और डीएनए कितना होता है, 35%। और उस तरह से आरएनए होता है 1 to 5% इसमें आरएनए जो है इसमें पाया जाता है। फिर उसके बाद जो प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन भी होता है कैसे, हमारे पास 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो अब हिस्टोन और प्रोटीन को जैसे हमारे जो था डीएनए पैकेजिंग उसमें मैंने बताया था क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो उसमें हमारे में है H1, H2A, H2B, H3 और H4। इसमें से जो रहता है हमारे में H1, H2A, H2B ये जो रहता है आपका जो है वो लाइसिन अमाइनो एसिड रहता है, और H3 और H4 में आपका अर्जिनिन अमाइनो एसिड इसमें जो है वो पाया जाता है। फिर आता है इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन आते हैं, जिसमें क्या आता है, इट रेगुलेटेड जीन एक्टिविटी, ये जो है आपका रेगुलेट करता है जीन की एक्टिविटी को जो है वो शो करने का काम करता है, रेगुलेट करता है। मेन हमारे में स्ट्रक्चर के रूप में, तो स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं इसको हम लोग भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो इसका थोड़ा सा डायग्राम को दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। और इसका जो डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, तो इसको हम लोग पूरा अभी डिटेल में भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको पुनः एक बार डायग्राम के थ्रू अभी समझाऊंगा, केवल आपके दिखाने के लिए है कि किस तरह से इसमें डायग्राम हुए हैं। अभी इसी के बाद हम लोग जितने भी यहाँ पर हमने अभी वर्ड पूरा अभी लिखा है उसको हम पहले इसका थ्योरी को देख लेते हैं, फिर आपको थ्योरी के थ्रू आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ पर रहता है, क्या उसका वर्क होते हैं, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। इसलिए मैंने पहले इसको पहले दिखा देता हूँ क्या पाते हैं। तो ऊपर की ओर रहता है टीलोमियर, फिर रहते हैं अंदर की, फिर जो है ऊपर की जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं, पेलिकल के नाम से जानते हैं। फिर अंदर की ओर रहता है मैट्रिक्स, इसमें जो है वो द्रव भरा रहता है। फिर पाया जाता है हमारे पास क्रोमोनिमेटा, और क्रोमोनिमेटा के ऊपर जो है एक माला में मोती के समान स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसमें बोलते हैं क्रोमोमियर बोलते हैं। और जो है कैसा होता है, इसको बोलते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमेटिड है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, वो क्रोमेटिड है। और ये दूसरा हमारा क्या है, क्रोमेटिड है। तो एक क्रोमेटिड से दूसरा अक्रोमेटिड के बीच जोड़ने वाला जो रहता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, या दोनों को सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जंक्शन एरिया उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। फिर इधर आएगा नीचे में हमारे पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और उसी तरह से इसको बोलते हैं एक जो है हमारे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं, किसको, सेंट्रोमियर को। फिर इधर देखेंगे न्यूक्लियोलस रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर नॉर रहेंगे। फिर आपका नीचे की ओर सैटेलाइट रहेगा। तो इस तरह से रहता है, तो इसको हम पूरा डिटेल में भी पढ़ लेते हैं, फिर आपको और समझ में अच्छे से आएगा। चलिए, तो स्ट्रक्चर में पहले आते हैं हमारे में पेलिकल आते हैं। पेलिकल मतलब क्या कहा मैंने अभी कि ये ऊपरी परत होगा। इस तरह से इसमें क्या रहेंगे, ऐसा ये ऊपरी परत। क्रोमोसोम के आउटर जेलेटिनस थिन मेम्ब्रेन होती है, जो कि मैट्रिक्स को क्या करती है, कवर करके रखता है। ठीक है, एक ऐसा होता है क्रोमोसोम के ऊपर आउटर जो है जिलेटिनस थिन लेयर होता है। जिलेटिन का एक बना थिन लेयर के रूप में पाया जाता है, और ये जो है आपका मैट्रिक्स को कवर करके इसमें रखता है। फिर आता है हमारे में मैट्रिक्स, देखते हैं उसके अंदर वाला पोर्शन, ये हो गया हमारे में क्या है, पेलिकल। फिर इसके अंदर में जो हमारे पास फ्लूइड रहता है, इस तरह से इसमें फ्लूइड भरा रहता है, इसको देखते हैं क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो क्या है, इसमें क्रोमोसोम के अंदर पाया जाने वाला क्या है, इसमें विस्कस एक्रोक्रोमेटिक फ्लूइड मैट्रिक्स कहलाता है। इसको आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको, विस्कस एक्रोक्रोमेटिक फ्लूइड के नाम से इसको जानते हैं, या इसको बोलते हैं VAF के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। तो क्या बोलते हैं, इसमें विस्कस एक्रोक्रोमेटिक फ्लूइड के नाम से जाना जाता है, जो कि मैट्रिक्स में भरा हुआ रहता है। और क्या बोलता है, मैट्रिक्स और पेलिकल नॉन जेनेटिक मटेरियल के बने होते हैं। कैसा होता है आपका, नॉन जेनेटिक मटेरियल के बना हुआ रहता है। और इसमें बहुत सारे जो है, इसमें क्या क्या रहता है, तो क्या बोलते हैं, इसमें वाटर रहता है, प्रोटीन रहता है, एंजाइम और खनिज लवण उसमें जो है वो पाया जाता है। तभी तो क्या करेगा, उस क्रोमोसोम को एनर्जी देने का काम उसमें क्या करेगा, वो करेगा। तभी वो हमारा क्रोमोसोम जो है जेनेटिकल मटेरियल को वो ट्रांसमिट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर क्या कहते हैं, वाटर रहता है, प्रोटीन रहते हैं, एंजाइम रहते हैं, और खनिज लवण बहुत सारे उसमें पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे में क्रोमोनिमेटा, क्या होता है देखते हैं। तो बोलते हैं आपका हेरिडिटी से संघनित भाग है। ठीक है, क्या है वो, हेरिडिटी से संघनित भाग है। इसको और क्या बोल सकते हैं, यह धागेनुमा कुंडलित भाग, जो कि हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है। यह धागेनुमा होता है, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागेनुमा स्ट्रक्चर के रूप में जो है वो पाया जाता है। कहाँ पर, इसमें मैट्रिक्स में जो है वो पाया जाता है। मतलब पेलिकल के अंदर जो है, इसमें लेयर के अंदर जो है पाया जाने वाला एक थ्रेड लाइक धागेनुमा स्ट्रक्चर के रूप में वहाँ पर रहता है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर इसमें बना हुआ रहता है। ठीक है, आपको याद रखें, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मतलब न्यूक्लियोसोम से मिलकर बना देंगे, एक प्रकार के न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, उसी तरह से इसमें देखते हैं तो क्रोमोनिमेटा के और हमारे पास जो है भाग होते हैं, मतलब ये जो कॉइलिंग होते हैं, कुंडलित होता है ना, क्योंकि ये जो हमारा क्या पाए जाते हैं, देखिए यहाँ पर पढ़े हमने कि धागेनुमा कुंडलित भाग होते हैं। तो ये कैसा होगा, मुड़ा हुआ रहता है। तो मुड़ा हुआ रहता है, इसी कारण से इसको जो है, इसको दो भागों में और बांट दिया जाता है। इसको बोलते हैं हमारे पैरानेमिक कॉइलिंग बोलते हैं, और उसके बोलते हैं प्लेंटोनेमिक जो है कॉइलिंग के नाम से जाना जाता है। और पैरानेमिक कॉइलिंग जो रहता है कैसा रहता है, लूज कॉइलिंग रहते हैं, और प्लेंटोनेमिक जो रहता है वो कैसा रहता है, टाइट कॉइलिंग होते हैं। इसी कारण से पैरानेमिक कॉइलिंग को जो है आसानी से अलग किया जा सकता है, लेकिन जो है प्लेंटोनेमिक कॉइलिंग को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये टाइट रहते हैं, बहुत ही फोर्स के साथ जो है वो टाइट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद आता है इसमें क्रोमोमियर, क्या होता है, तो ये जो है आपका ग्लैंडुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपका जो है बीड्स के समान दिखाई देते हैं। मतलब इस तरह से अगर कोई माला है, मोती है, सॉरी हमारे पास माले का धागा है, तो इसमें इस तरह से इसमें मोती ऐसा फिट रहता है। तो इस तरह से इसमें जो है आपको ग्लैंडुलर भाग होता है, जो कि माला में मोती के समान इसमें दिखाई वो देता है। ठीक है, और यह जो है संघनित क्रोमोसोम में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, आपका संघनित क्रोमोसोम में पाया जाते हैं। और यह मियोसिस फर्स्ट के लेप्टोडेन स्टेज में जो है स्पष्ट दिखाई देता है, आसानी से स्पष्ट रूप से कब दिखाई देता है, मियोसिस फर्स्ट के लेप्टोडेन स्टेज में जो है इसको दिखाई देता है, उसमें दिखाई अच्छे से देता है। ठीक है, फिर आता है सेंट्रोमियर, देखते हैं तो क्या बोलता है, इसको गुण सूत्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, आपका गुणसूत्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर क्रोमेटिड आपस में
जुड़ी आपस में जुड़ी रहती है उस स्थान को जो है वो सेंट्रोमियर कहता है। जहाँ पर क्या है, क्रोमेटिड या क्रोमोसोम आपस में कैसा होता है, वो जुड़ा हुआ रहता है, उस स्थान पर जो है आपका सेंट्रोमियर पाया जाता है, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। जब दोनों आपस में कैसा होगा, इस तरह से कोई इस तरह से ऐसा है तो ये हमारा क्या होगा, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। जहाँ से आपके जो है क्रोमोसोम का हुआ कैसा है, वो जुड़ा है, या क्रोमेटिड जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, अब क्या बोलते हैं इसको, एक और इसका अलग अलग और नाम होता है, तो इसको बोलते हैं आपका काइनेप्टोकोर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, काइनेप्टोकोर के नाम से इसको जानते हैं, या इसी को बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं, प्राथमिक संकीर्णन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, एक क्या होता है, काइनेटोकोर क्या होता है, आपका प्रोटीन डिस्क होता है, और इसमें जो स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए रहते हैं। आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं आपका काइनेटोकोर क्या होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। एक प्रोटीन डिस्क होता है जिसमें स्पिंडल फाइबर जो है वो जुड़े हुए रहते हैं, तो इसी में स्पिंडल फाइबर जो है वो जुड़ा रहता है, और एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम कैसा होता है, ट्रांसफर। उस स्पिंडल फाइबर का काम कब होगा, जब इसमें डिवीजन होते हैं, तो डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर का रोल होता है, क्योंकि जब वो दोनों अलग होते हैं तो दोनों अलग होने के लिए स्पिंडल फाइबर ही उसको रोल प्ले करता है दोनों को अलग करने के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं उसके बाद है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। उसमें देखते हैं तो क्या बोलते हैं, सम क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। इसमें क्या बोलते हैं, आपका कुछ क्रोमोसोम जो इसमें पाया जाता है वो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के चारों ओर क्षेत्र पाया जाता है। कंस्ट्रक्शन के चारों ओर एक एरिया पाया जाता है, एक क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं नॉर, और इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन के नाम से जानते हैं। और इसी नार के द्वारा जो है आपके आरआरएनए का फॉर्मेशन जो है इसमें होता है। जब तक आपके आरआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोटीन निर्माण की क्रियाविधि नहीं होगा, तो इसीलिए जो आपका नॉर के थ्रू ही कैसा होता है, आपके आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है, जो कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र के चारों ओर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और उसी तरह से अगर आपको पूछ दिया जाए एग्जाम में कि नॉर ह्यूमन में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको याद रहेंगे जितने भी हमारे पास क्रोमोसोम होता है, 23 जो जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, उसमें पूरे में आपके नॉर नहीं पाया जाता है, कुछ कुछ को छोड़कर जो है सभी में नॉर नहीं होता है। ठीक है, तो क्या क्या है उसमें, तो आता है आपका 13, 14, 15, 21 और 22, इसमें जो है वो नॉर पाया जाता है, और इसको छोड़कर जितने भी हमारे पास और क्रोमोसोम होते हैं उसमें नॉर नहीं पाया जाता, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, नॉर मतलब होता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन के नाम से इसको जानते हैं, जो कि आरआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियोलस मतलब हो रहा है कि आपके केंद्रिका, तो केंद्रिका के थ्रू ही आप इसमें ऑर्गेनाइजर होता है। ठीक, फिर उसके बाद बोलता है सेंट्रोमियर के नंबर के बेस पर जो है क्रोमोसोम के टाइप्स देखते हैं कि सेंट्रोमियर के बेस पर और सेंट्रोमियर के नंबर पर वो कहाँ पर पाए जाते हैं और कितने नंबर में, तो उसके आधार पर इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास मेटासेंट्रिक, तो इसमें देखते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एनाफेज स्टेज में इंग्लिश के वी शेप्ड का दिखाई देता है। एनाफेज स्टेज जो रहता है उस एनाफेज स्टेज में इंग्लिश के वी शेप्ड का इसमें दिखाई देता है, और इसमें जो है क्रोमेटिड के दोनों आर्म्स जो है लेंथ इक्वल होते हैं, दोनों आर्म और लेंथ कैसा रहेगा, दोनों इक्वल रहते हैं। यहाँ पर हमने अब बना है, ये उसका सेंट्रोमियर हुआ और इसके ये क्रोमेटिड आर्म हुए, तो दोनों कैसा है, एकदम सेम साइज के इसमें होता है। लेंथ इसका सेम होता है, मोटा पतला हो सकता है लेकिन इसका लेंथ जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब उसी तरह से इसमें आता है हमारे में सब मेटासेंट्रिक, तो इसमें क्या बोलता है, यह जो आपका एनाफेज स्टेज में जो है एल या जे आकार के जो है दिखाई देते हैं, एल या जे आकार के इसमें दिखाई वो देता है, जिसमें कैसे होते हैं, दोनों क्रोमोसोम आर्म जो है अनइक्वल रहता है, दोनों क्रोमोसोम आर्म कैसा होगा, अनइक्वल, मतलब एक बड़ा रहेगा और एक इसमें छोटा रहता है। तो इस तरह से इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर हमको दिखने को मिलता है। फिर है इसमें एक्रोसेंट्रिक देखते हैं, तो इसमें क्या बोलता है, ऐसे क्रोमोसोम रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड शेप्ड के होते हैं, और जिसकी एक आर्म जो है वेरी स्मॉल होता है और एक आर्म जो है आपका वेरी लॉन्ग होता है। ठीक है, तो यह देखिए यहाँ पर कैसा ये हमारा सेंट्रोमियर हुआ, एक आर्म कैसा एकदम छोटा है और दूसरा आर्म कैसा एकदम सा बड़ा है। ठीक है, तो ये हमको जो है रॉड शेप्ड के इसमें जो है वो दिखाई इसमें देता है। ठीक है, आते हैं हमारे पास टीलोसेंट्रिक, इसमें बोलते हैं ऐसे क्रोमोसोम जिसमें केवल एक ही आर्म होता है, जिसमें केवल क्या होगा, एक ही आर्म होता है, और इसके ऊपर भाग पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, जो कि इंग्लिश के आइस शेप्ड के इसमें दिखाई वो देता है। तो इस तरह से इसमें आई शेप्ड के इसमें दिखाया जाता है। तो क्या हुआ आपके टीलोसेंट्रिक। तो हमारे पास कितने हुए, 4 प्रकार के इसमें होता है। पहला था हमारे में मेटासेंट्रिक, इसमें दोनों आर्म कैसा था, बराबर होते थे। फिर उसके बाद आता है हमारे में
सब मेटासेंट्रिक उसमें कैसा था, एक आर्म छोटा था यानी कि ए, और एक आर्म बड़ा, लेकिन वो एल आकार का या जे आकार के दिखाई देते थे। फिर उसके बाद आते थे हमारे में क्या था, एक्रोसेंट्रिक था, तो उसमें कैसा होता था, एक आर्म बहुत ही छोटा और एक आर्म बहुत ही लंबा इसमें होते थे। फिर आता था टेलोसेंट्रिक, इसमें ये आई शेप्ड का होता है, एक आर्म इसमें होते हैं और दूसरा आर्म इसमें अपसेंट इसमें होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं टीलोमियर क्या होते हैं। तो बोलता है क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम टीलोमियर कहलाता है। क्रोमोसोम का जो टर्मिनल पार्ट होगा, मतलब अगर ये इस तरह से हमारे पास क्रोमोसोम है तो इसके क्रोमोसोम के जो ऊपर वाला पार्ट है, ये इधर वाला जो पार्ट है, इसको टर्मिनल एंड, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर अगर उसका ये उसका क्या है, टर्मिनल एंड है, तो ठीक है। तो ये और ये, तो इसको बोलते हैं हमारे में क्या बोलते हैं, टर्मिनल एंड, या इसी को बोलते हैं टीलोमियर के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि कैसा होता है, क्रोमेटिड आर्म्स को आपस में चिपकने से रोकता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम के या क्रोमेटिड को जो आर्म रहेगा उसको दोनों को आपस में आने से चिपकने से इसको जो है वो रोकता है। और ये जो है आपका कैसा होता है, आपका टीलोमियर एजिंग से संबंधित होता है। ठीक है, अब आएगा यहीं पर एजिंग से संबंधित। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टीलोमियर की साइज जो है वो छोटी होती जाती है। जैसे जैसे उम्र इसमें बढ़ता जाएगा और टीलोमियर के साइज जो है उसमें छोटे होते जाते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, टीलोमियर के साइज छोटे होने के कारण जो है एजिंग होता है। ठीक है, आपको अब पता चल गया कि टीलोमियर जैसे जैसे छोटे होते जाएंगे हम बूढ़े होते जाते हैं। तो टीलोमियर के छोटे होने के कारण ही कैसा होता है, इंसान लोग जो इसमें बूढ़े वो होते हैं या वो उसमें एजिंग जो है वो होता है। ठीक है, जैसे कि जब अब बच्चे होते हैं तो उसमें टीलोमियर उसका शेप कैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, क्रोमोसोम का साइज और उसका शेप और इसी तरह से उसका टीलोमियर भी बड़े होते हैं। और जैसे जैसे जब उसमें बड़े होते जाते हैं तो उसका टीलोमियर का साइज जो रहता है वो कैसा होता है, वो बढ़ते हुए इसमें जाता है। ठीक है, सॉरी, टीलोमियर का साइज जो है वो कम होते जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें सैटेलाइट देखते हैं। तो सैटेलाइट को और क्या बोलते हैं, आपका ट्रेवेंट के नाम से भी जानते हैं या ट्रेवेंट भी करते हैं। और ये बोलते हैं यह बाहर की तरफ जो है निकला हुआ भाग होता है, बाहर की तरफ जो है निकला हुआ भाग रहता है, और इसको बोलते हैं सैटेलाइट युक्त क्रोमोसोम को सैट भी कहते हैं। सैटेलाइट युक्त क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, इसको सैट के नाम से जानते हैं। और सैट का फुल फॉर्म होता है इसमें साइन एसिड थाइमो न्यूक्लियो निको। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है साइन एसिड थाइमो न्यूक्लियो निको, ये आपका डबल सी है। तो इस तरह से इसमें जो है वो निको के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियो निको के नाम से इसको जो है जाना जाता है। इसमें हम लोग कुछ और देख लेते हैं कि क्रोमोसोम को अगर हम लोग स्टैनिंग करते हैं, यानी कि उसको रंगित करते हैं, स्टैन उस पर रंग अगर हम लोग चढ़ाते हैं तो किस तरह से उसमें रहता है, और क्या वो जिसे स्टैनिंग करते हैं, मतलब कि क्रोमोसोम तो हमारा रंगीन होता है, तो अगर उसको हम पहचानना है तो उसके पहचानने के लिए बेसिस ऑफ स्टैनिंग के आधार पर हम इसमें देखे हैं। तो और क्या बोलता है, दो हमें निकलता है, एक आता है हमारे में यू क्रोमेटिन और दूसरा आता है इसमें हेट्रोक्रोमेटिन के नाम से इसको जानते हैं। तो यू अब क्रोमेटिन जो कैसा आता है, आपका लाइट स्टैन वाला रहता है, यानी कि हल्के स्टैन वाले, हल्के रंग वाले होते हैं। उस तरह से आपका हेट्रोक्रोमेटिन जो रहता है आपका डार्क स्टैनिंग वाला रहता है, यानी कि ज़्यादा रंगीन जो है वो दिखाई देता है। और यू क्रोमेटिन में कैसा होता है, आपका डीएनए हाई एंड आरएनए जो है वो लेस होता है। उस तरह से जो है आपका क्रोमेटिन में आपका डीएनए जो है वो लेस होता है, यानी कि डीएनए इसमें कम पाया जाता है। और उसी तरह से यू क्रोमेटिन जो रहता है इसमें जेनेटिकली एक्टिव होता है, और ये हेट्रोक्रोमेटिन आपका जेनेटिकली जो है इनएक्टिव फॉर्म में वो रहता है। फिर उसके बाद होता है इसमें ट्रांसक्रिप्शन जो है कैसा होता है, आपका पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, आपके जो यू क्रोमेटिन रहता है वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करने वाला होता है। और उसी तरह से हेट्रोक्रोमेटिन जो रहता है आपका ट्रांसक्रिप्शन में नॉन पार्टिसिपेट, यानी कि पार्टिसिपेट इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, और उस तरह से इसमें अब ह्यूमन क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं। इसमें 2n में रहता है, 2n में यानी कि एक रहेगा ऑटोसोम और एक रहेगा सेक्स क्रोमोसोम। इसके बारे में हमने किया था बात। तो ऑटोसोम का काम क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को जो है वो शो करता है। ठीक है, जैसे कि क्या होते हैं हम लोग जानते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर लक्षण क्या होते हैं उसको जानते हैं, लेकिन मेल और फीमेल में दोनों में ऑटोसोम की नंबर सेम होता है, लेकिन उसका हार्मोनल एक्टिविटी अलग होने के कारण जो है दोनों में अलग अलग कैरेक्टर इसमें जो है वो शो होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।